वाला बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा, दूसरा लगाएंगे। लाइन कटेगा तो स्वाहा, लाइन कटेगा तो क्लास खत्म। जय हो, आज बहुत ही लाइन कटा है। चलो, मॉडर्न फिजिक्स आप लोग का लगभग समाप्त होने के कगार पे है। अंतिम चैप्टर है एक्स रेज। लिखिए, हेडिंग दो, एक्स रेज। एक्सरेज क्या है? तो एक्सरेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 0.5 एंगस्ट्रम तक होता है ना। 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 0.5 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक है, लिखिए, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। X-rays are electromagnetic wave having wavelength range from 0.5 angstrom, having wavelength range 0.5 angstrom to 10 angstrom, having wavelength range 0.5 angstrom to 10 angstrom, having wavelength range 0.5 angstrom to 10 angstrom. लिखेंगे, X-rays was first discovered. X-rays were लिखिएगा, X-rays were first discovered by Roentgen by Roentgen in 1895, 1895 in 1895। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि वेवलेंथ, एक्सरे का वह वेवलेंथ जो बड़ा है वो सॉफ्ट एक्सरे कहा जाएगा, और जिस एक्सरेज का वेवलेंथ छोटा है उसको हार्ड एक्सरे कहा जाएगा। सॉफ्ट एक्सरे 10 एंगस्ट्रम के नज़दीक वाले जो एक्सरेज होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉफ्ट एक्सरे। और 0.5 के जो नज़दीक होगा उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड एक्सरे। अब दोनों में अंतर समझिए। सॉफ्ट एक्सरे रिलेटिवली लेस एनर्जेटिक होते हैं, है ना, और हार्ड एक्सरेज रिलेटिवली हाई एनर्जेटिक होते हैं। सॉफ्ट एक्सरे जनरली लो एनर्जेटिक होते हैं और हार्ड एक्सरे जनरली हाई एनर्जेटिक होते हैं। लिखिए नीचे नीचे लिखिए, लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरे, लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरेज, लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरेज, लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरेज आर सॉफ्ट एक्सरेज। Longer wavelength X-rays are soft X-rays. Their penetrating power and energy, their penetrating power and energy is comparatively low. Their penetrating power and energy is comparatively low with the hard X-rays, comparatively low with the hard X-rays, comparatively low with the hard X-rays। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लो वेवलेंथ वाले का क्या, लो वेवलेंथ वाला क्या होता है? हार्ड एक्सरे होता है, और हाई वेवलेंथ वाला सॉफ्ट वेवलेंथ होता है। तो चूंकि जो हार्ड एक्सरे होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होता है, और जो सॉफ्ट एक्सरे होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो कम होता है। ठीक है,
इसका एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि एक्सरेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मेडिकल पर्पस के लिए। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मेडिकल पर्पस के लिए। दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है, हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड स्टेट को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लिखिएगा, एक्सरेज आर मोस्टली यूज्ड, एक्सरेज आर मोस्टली यूज्ड, एक्सरेज आर मोस्टली यूज्ड in medical purpose, used in medical purpose as well in photography of molecular structure, फोटोग्राफी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक्सरेज का और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले तो मेडिकल पर्पस में, और दूसरा कहाँ? हाँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए। मतलब जब हम लोगों का जो कंडेंस्ड मैटर का जो लेबोरेटरी होता है, कंडेंस्ड मैटर हम लोग सॉलिड स्टेट को कहते हैं, कंडेंस्ड मैटर को कहते हैं सॉलिड स्टेट वाले मटेरियल को। तो इन मटेरियल्स का जब हमको डायग्राम देखना होता है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो देखना होता है, तो उसके लिए जो फोटोग्राफ खींचा जाता है, वो फोटोग्राफ के लिए जो रे इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा एक रे है? एक्सरेज है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना से कितना होता है? विजिबल लाइट का वेवलेंथ लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, और ये जो 4000 से 8000 तक का एंगस्ट्रम है ना, और मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है ना, समझना, ये मान लिया जाए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मान लो कि 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसी एक पार्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है, आप अपना पढ़े होंगे कि कितने तरह का सेल होता है, तो वहाँ पर कितने तरह का होता है? बेसिकली 3 तरह का आप पढ़ करके आए हैं, नहीं? कौन कौन पढ़े हो? BCC और SC, BCC और FC। तो ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो फाइंड किया जाता है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्सरेज का। अब थोड़ा सा समझना कि एक्सरे क्यों इस्तेमाल में आता है। ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स सा फिगर होता है। ऐसा ही ना कुछ होता है, हैं? कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है? सिंपल क्यूबिक। कौन? अच्छा ठीक है, सिंपल क्यूबिक नहीं दिख रहा है रे। एक देखो, एगो क्यूब दिख रहा है, हैं? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बेसिकली सिंपल क्यूबिक। अब ये स्ट्रक्चर कैसे फाइंड किया गया होगा? तो इसका फोटो खींचा गया होगा, क्योंकि इतने हाई रिजोल्यूशन का तो हमारे पास कैमराज है नहीं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो है, जैसे कि कैमरा क्या, हमारे पास इतने हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर जा कर के हम उनका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सके या बता सके। तो ये कैसे बताए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसका फोटोग्राफ जनरेट करना पड़ेगा। अब फोटोग्राफ कब जनरेट होगा? तो फोटोग्राफ जनरेट करने के लिए हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालते हैं। डिफ्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे ऑप्टिक्स वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग डेवलप करते हैं। अब देखो, वही लाइट जो है इसका डिफ्रैक्शन करा पाएगा जिसका वेवलेंथ इसके कम हो, इससे क्या हो? कम हो। बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली इससे कम होना चाहिए। ठीक है, कंपैरेटिवली इससे तब ना एक्सरे फोटोन इसको पार भी कर पाएगा। और अगर उसका वेवलेंथ इस डिस्टेंस से अधिक हो गया तो फोटोन टकराएगा, रिटर्न हो जाएगा, फोटोन टकराएगा और रिटर्न होगा। इसीलिए विजिबल लाइट के केस में हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न मॉलिक्यूल का नहीं प्राप्त कर पाते हैं, एक्सरेज के केस में प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ फॉर एक्सरेज कितना है?
ये है 0.5 एंगस्ट्रम से लेकर करके 10 एंगस्ट्रम तक। और वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट कितना है, कितना है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम तक। अब आप कहते हैं कि सर अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है, कहते हैं ना कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हम ह्यूमन के लिए क्या है, बहुत ही डेंजरस है, ये लिविंग सेल को ख़त्म कर देता है, मार देता है ना। स्किन कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही है कि नहीं। और उसका जो वेवलेंथ होता है ना, उससे भी छोटा वेवलेंथ होता है हमारा एक्स रेज का। तो फिर ये समझ लीजिए कि ये ह्यूमन सेल के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। हम लोग के पास एमआरआई मशीन है आजकल जिसमें सीटी स्कैन होता है ना। अब आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर किसी आदमी का साल भर में 5-7 बार सीटी स्कैन करा दीजिएगा तो पागल हो जाएगा। साल भर में 5-7 बार सीटी स्कैन ही करा दीजिएगा तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे सेल को ये एक्सरे डिस्टर्ब कर चुकेगा। इसलिए डॉक्टर्स भी प्रिफर करते हैं कि आपको साल भर में एक, वो भी बहुत ज़रूरत पड़ने पर, जैसे हम लोग को चोट लगता है तो गांव घर में लोग सलाह देता है ना कि वो सीटी स्कैन लिख न दीजिए। गांव में एक तो गांव घर में तो छोटा मोटा मेडिकल स्टोर होता है ना, दवाई दुकान वाले वही दवाई दे देते हैं। और किसी बच्चा को खेलते खेलते चोट लग गया तो वो कह देते हैं कि वो सीटी स्कैन करा न लीजिए। तो उनके बात पर विश्वास नहीं करिए। जब भी सीटी स्कैन कराने की बात हो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सीटी स्कैन तभी कराइए, जब ज़रूरत नहीं है तो किसी भी अरे गहरे की सलाह पर सीटी स्कैन नहीं कराइए। क्योंकि सीटी स्कैन करने के लिए जो एक्सरे इस्तेमाल होता है वह नॉर्मल एक्सरे से ज़्यादा हार्ड होता है। नॉर्मल एक्सरे से क्या होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये आपके ब्रेन के सेल को बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज कर देता है। ब्रेन के सेल को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो ब्रेन का सेल डैमेज होता है आदमी पागल हो जाएगा हो है अल केवल। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हमारे डे टू डे लाइफ को अगर कोई कंट्रोल करता है तो ब्रेन से निकलने वाला हार्मोन्स करता है, ब्रेन से निकलने वाला हार्मोन्स करता है। जैसे एक बीमारी है जो खास करके सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये बीमारी क्या है सो समझ लीजिए। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो उसका इलाज भी 100% नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बुखार लगल है दवाई खाए तो ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा लोग तो बीमारी के बारे में जानते भी नहीं होते। पढ़े लिखे लोग भी बीमारी की कल्पना नहीं कर पाते। जैसे हम लोग सबके घर में कोई ना कोई एक महिला ऐसी जरूर होगी जिसको घर में धोने पोंछने का आदत बहुत होगा, सबके घर में। तो जो जितना ज़्यादा धोता पोंछता, देखो ओसीडी होता सब में है, हम में भी है, आप में भी है, हम सब में है ना। लेकिन अब ओसीडी के कई एक सारे लक्षण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनायास ही आपको डर होना, दिस इज ऑल्सो ए डिसऑर्डर। बिना मतलब रास्ता चल रहे हैं और हम अपनी ही परछाई देख करके डर गए हैं, दिस इज ऑल्सो ए डिसऑर्डर। भूलने की जो बीमारी है ना, हम भूल जाते हैं कोई भी चीज़, यह भी एक प्रकार का डिसऑर्डर ही है। किसी को नाम भूलने का आदत होता है, किसी को पढ़ाई लिखाई भूल जाता है। एक बहुत छोटा सा कॉमन सा बीमारी है कि हम रूम में ताला लगा के बाहर निकलते हैं और बाहर आके याद करते हैं कि आ लगता है तलबा न लगाए हैं, और फिर जाते हैं दौड़ के देखने चेक कर रहे हैं। ये सारी बीमारियां इसी के अंतर्गत आती हैं। ओसीडी, एक्सेस ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मेरी बहन को ये हुआ था और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, मतलब उसके परिवार वाले। अब ऐसा था कि उसके साथ सिम्टम ये था कि वो हाथ धोती थी तो घंटों हाथ धोते रहती थी। 5 मिनट और 10 मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, हम घंटों की बात कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बाथरूम में गई, नल चालू करके कभी पैर धो रही है, कभी पैर धो रही है। बहुत झगड़ा होता था इसके लिए, क्या कर रहे हैं बाथरूम में इतना देर से, क्या कर रहे हैं बाथरूम में, तो कुछ नहीं कर रहे बेचारे पैर धो रही है। तो एक दिन मामला बहुत बढ़ गया, झगड़ा वगड़ा पूरा हुआ घर में, उसके घर में।
तो हम तक भी शिकायत आया, हमने उससे पूछा कि बहन क्या हुआ है, काहे इसे करती है। मतलब अब जब समझ लीजिएगा, वो साइंस कॉलेज की टॉपर विद्यार्थी है, 49 आउट ऑफ 50 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये है वो। 98% का ट्रैक रिकॉर्ड है केमिस्ट्री में, साइंस कॉलेज में, अभी तक नहीं टूटा है। तो इतनी मेरिटोरियस लड़की अगर ये काम करने लगे तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। और लोग समझे चाहे नहीं, ससुराल में लड़की लोग को थोड़ा कम भाव मिलता है। घर में सब लड़की दुलारी प्यारी होती है, लड़का के कोनो इज्जत ना होता घर में। गलत कर रहे हैं भाई। घर में जितना मान सम्मान बेटियों का होता है, लड़कों का नहीं होता है। काहे, तू तो जिंदगी भर रहेगा, ये तो चल जाएगी कुछ दिन में। एकदम जेन्युइन सी बात है, एकदम जेन्युइन सी बात है। तो जब उससे हम पूछे तो वो हमको बताए कि देखो मेरे साथ होता है क्या है ना, कि जब हम एगो पैर धोते हैं तो ई वाला पैर का छींटा ई वाला पैर पर पड़ जाता है, तो फिर ई धोते हैं तो फिर इसका छींटा ई पर पड़ जाता है। तो हम कहे तो नल चालू करके एक के साथ का नहीं दोनों धो लेती है। टेंशन खत्म। तो कह रहा उससे दिक्कत नहीं है, और धो के पीछे हटाते हैं तो फिर पड़ जाता है। तो अब यही चक्कर में हो जाता है लेट। तो समझ रहे हो, आप कितने देर तक इग्नोर करेंगे। उसके दिमाग में ये कंटिन्यूअसली चल रहा है घंटों घंटों, तो डांट सुन रही है तब निकल के आ रही है। इतना लेवल तक बढ़ गया था। हम भी परेशान, मेडिकल टर्म की नॉलेज तो है नहीं, और भगवान के दया से स्वस्थ आदमी हैं, भले मोटे हैं लेकिन स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ है तो डॉक्टर वॉक्टर का ज़्यादा चक्कर हमको लगता नहीं है। तो मेडिकल के मामले में हमको नॉलेज एकदम जीरो, हम परेशान। हमारे एक मित्र थे, बायोलॉजी सेगमेंट से थे, हमने उनको कहा कि यार हमारी बहन के साथ ऐसा ऐसा है, मामला क्या है। तो कह रहे उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, किसी साइकेट्रिस्ट से जा कर के मिलो। अभी बात हम ही को एक्सेप्ट करने में बड़ा समय लग गया। साइकेट्रिस्ट हमारी बहन साइको है, मतलब समझ लीजिए कि अगर हम गांव घर में होते तो मुझे पिट दिए होते। लेकिन बोलने वाला आदमी भी बॉटनी में पीएचडी कर चुका था, तो रुक करके थोड़ा सोचना जरूर है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी यदि बोल रहा है तो इसकी बात का मतलब जरूर है। तो हम दौड़े दौड़े गए एम्स, पटना एम्स। वहाँ पर गए, पुर्जा कटाए, अपने नाम पर डॉक्टर से मिले, कहे कि सर हमारी बहन के साथ ऐसा ऐसा बात। तो अपना पुर्जा लेके आए हैं। हम बोले ऐसे आपसे मिलने ही नहीं देता लोग। तो फिर जो है उसको ला करके यहाँ दिखाए, 6 महीने का ट्रीटमेंट हुआ। अब उसके साथ समस्या हुआ था, डॉक्टर वो प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, तो उसमें जा कर के यह बात सामने आया कि भाई वो पटना में रही थी, मतलब पहले जहानाबाद में थी, जहानाबाद से पटना आई थी, और दोनों ही दुनिया उसके लिए स्वतंत्र था। जहानाबाद में भी जहाँ मन करे जाए, हैं, जिस ठेला पर मन करे चाट खाए, जिस ठेला पर मन करे फुचका खाए, जोन होटल में मन करे बैठ के जो खाए, स्वतंत्र थी। पटना पढ़ने आई थी तो भी स्वतंत्र थी, ये सब काम कर सकती थी। लेकिन जब शादी के बाद गई ससुराल, तो ये जो घूमना फिरना था, ये जो आज़ादी था, कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दू है हमारा, ये घट गया था। ये क्या हो गया था, घट गया था। एगो पार्टिकुलर फ्लैट था, और फ्लैट में ही उसको रहना था। सास ससुर साथ में नहीं रहते थे, उन्हें पुणे जैसे शहर में रहती थी, और वहाँ पर इसको कुछ देखा हुआ नहीं था। तो घर में बंद बंद, अब जिया जी थे वो ऑफिस जाते हैं, तो घर में बंद बंद ये डिप्रेशन में चली गई, चिड़चिड़ापन होने लगा, और यही बढ़ते बढ़ते जो है शिकार हो गई इसका। सॉल्यूशन निकला। अच्छा, प्रॉब्लम जब होता है इस तरह का, तो परिवार के एक व्यक्ति पर ही नहीं होता है। अगर कोई आदमी, जैसे हमारे जिया जी बहन के साथ रहते हैं, तो उसके इस व्यवहार से चिड़चिड़े वो भी हो जाएंगे, वह भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, और ये डिसऑर्डर उनको भी हो जाएगा। ये एक सेगमेंट है, समझ रहे हो बात। मानसिक बीमारी जो है कभी कभी पूरे कम्युनिटी को हो जाता है। कि दिन कहानी सुना रहे होंगे आपको हम मंकी मैन का, नहीं सुनाए हैं? तो अच्छा, तो ये लोग के बैच में किसी बैच को सुना रहे थे मंकी मैन। 2001-2 में या 3 में एक कहानी हुआ था मंकी मैन वाला, सुनाए थे? तुम ही लोगों ने सुनाए थे? तो पूरे के पूरे देश को हो गया था मंकी मैन वाली बीमारी, बाद में अचानक से गायब हो गया है। छत पर जो मंकी मैन आता था। तो ये बीमारी इस प्रकार का है। हालांकि क्योर हो गई, अब अच्छी हो गई, 100% तो नहीं, लेकिन एक्सेस ऑफ क्लीनिंग एंड वॉशिंग जो है ये छूट गया।
अब उसको डस्ट से केवल प्रॉब्लम है, एलर्जी है, देखते ही मन करता है कि धो दें। देखते हैं हम लोग को है कि कपड़ा धुला गया तो धुला गया, और जिस एज में आप लोग हैं इस एज में तो एक राउंड कपड़ा गंदा होता है, फिर गंदे कपड़ों में दूसरा राउंड चलता है कौन ज़्यादा साफ है। नहीं, जब तक तो प्रॉपर तरीके से स्मेल ना दे दे तब तक नहीं धुलाता है। जो ये एज है, अब हम रहते थे ऐसे और वो थी वैसे। वो मेरे घर आती थी तो एकदम सब कपड़ा बैठ करके धोए लगती थी, धोती भी थी और रोती भी थी, धोने में भारत तो पड़ता है। तो ये सब तरह का बात है। तो खैर बीमारी ये हो जाता है। तो हम यही कह रहे हैं कि कभी भी, एक तो ये हुआ फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, है ना, और भी इसके कई एक वजह हो सकते हैं। इसमें एक वजह यह भी है कि अगर किसी आदमी को बहुत ज़्यादा बार जो है एमआरआई करा दिया गया, सिटी स्कैन करा दिया गया, तो अभी उसका दिमाग जो है ठीक से काम नहीं करता है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है। और हार्मोनल डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन का सेल। ठीक है, अब तो विस्तार रूप से बायोलॉजी वाले समझते हैं इस बात को, हम लोग का तो सेगमेंट है नहीं, हम लोग को फिलहाल एक्सरेज के बारे में पढ़ना है। तो एक्सरे समझ गए क्या है। अब एक्सरे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक्सरे प्रोड्यूस करने का सबसे आसान तरीका जो है वो कूलिंग ट्यूब से है। कूलिंग ट्यूब जो है एक ट्यूब है जिसके अंदर हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अचानक से रोक दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अचानक से रोक दिया जाता है। तो ऐसे भी आपको पता है कि जहाँ कोलिजन होता है वहाँ से एनर्जी निकलता है। अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि हीट एनर्जी निकलता है कोलिजन के पश्चात। हम लोग ठंडा के दिन में सब लोग मार खाए हैं, मार खाने के बाद हाथ गर्म हो जाता था, क्यों? क्योंकि हाई वेलोसिटी वाले स्टिक को हम अपने हाथ से रोक लेते थे, तो एनर्जी निकलता था इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर अचानक से रोका जाए तो भी वहाँ से एनर्जी निकलेगा, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हीट के फॉर्म में ही निकले, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। वही अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है एक्सरे। तो कूलिंग ट्यूब में बस इतना ही हम लोग काम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन बीम को जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है उसको हम अचानक से रोक देते हैं, है ना, और इसके कोलिजन के फलस्वरूप क्या निकलता है, हमारा एक्सरेज निकलता है। लिखिए नीचे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, हेडिंग देंगे लैब में हम लोग कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। यहाँ से दो सवाल आपसे पूछा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। इस पर एगो शॉर्ट नोट्स बढ़िया सा, जितना बात बना सकते हैं बनाइए। और दूसरा जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट आपके आईआईटी जैम का भी बेहद पसंदीदा सवाल है, इसलिए दोनों ही सेगमेंट को अच्छा से करेंगे। एक और है जो यहाँ से पूछा जाता है ब्रैग्स लॉ। तो अभी जो है टाइम पास होगा, अभी ज़्यादा ब्रैग्स लॉ पढ़ाएंगे नहीं, ब्रैग्स लॉ पढ़ाएंगे आपको थर्ड ईयर में, जब आप आ जाएंगे वहाँ पर कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ना है, वहाँ पर आपको ब्रैग्स लॉ और इसके एप्लीकेशन अच्छा से बताएंगे। यहाँ पर खाली एगो फॉर्मूला लिखा के छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, द कूलिंग ट्यूब, द कूलिंग ट्यूब। लिखिए, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड X-rays are produced when X-rays are produced when fast moving electrons are suddenly stopped by a solid target है ना। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी एक सॉलिड टारगेट से स्टॉप कर देते हैं, तो उससे जो रेडिएशन निकलता है ना, उसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, एक्सरेज कहते हैं। ठीक है, अब इसकी व्यवस्था जो है सो ये देख लीजिए, ये कैसे बनाए जाते हैं। तो कूलिंग ट्यूब में एक होता है वैक्यूम चैम्बर, एक ऐसा चैम्बर है वैक्यूम चैम्बर है, और इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर
इसको थोड़ा सा, ये एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर समझ लीजिए कि ये हमारा एक टारगेट है, ये हमारा क्या है, एक टारगेट है। ये एक व्यवस्था होती है। और यहाँ से सर्कुलेशन होता है लिक्विड का, कोई एक लिक्विड का प्रवाह होता है। कोई एक लिक्विड का प्रवाह होते रहता है अपना इसमें, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक हाई टेंशन बैटरी से। इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक हाई टेंशन बैटरी से। ये हमारा टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन के लिए W लिखते हैं ना, और ये T फॉर टारगेट है, ठीक है। और इस पूरे व्यवस्था को हम प्लेस कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस पूरे ही व्यवस्था को हम प्लेस कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये है नेगेटिव पोटेंशियल और ये है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। अब प्रोसेस देखेंगे, पहले समझ लेंगे उसके बाद लिखा देते हैं। लिखना बहुत तेजी से है, ठीक है, पहले समझ लो प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये हमारा एक बैटरी है, यहाँ से ये क्या करता है, टंगस्टन फिलामेंट को ऑन कर देता है। क्या कर देता है, टंगस्टन फिलामेंट को ऑन कर देता है। तो इस टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते, इजेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज होता है ये। टंगस्टन फिलामेंट से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन इस टारगेट पर जाके कोलाइड करता है। अब इसके लिए एक व्यवस्था है। तो देखो ये पूरा सेगमेंट निगेटिव पोटेंशियल से अटैच है और ये पूरा सेगमेंट पॉजिटिव पोटेंशियल से अटैच है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है इस रीजन में, ठीक है। और अचानक से इसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो अचानक से रोक लेने से क्या हुआ सो समझिए। अचानक से रोका तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी रहा वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, तो वही इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है वह एक्सरे फोटॉन्स के रूप में निकलता है ना। कहाँ से निकलेगा, टारगेट से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, टारगेट से निकलेगा, है ना। यही एक्सरे फोटोन यहाँ से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। बनाओ फिगर, बनाओ जल्दी, जल्दी से फिगर बनाइए। कूलिंग ट्यूब लगभग सारे कॉलेजेस में अवेलेबल होते ही हैं। जल्दी लिखो।
नीचे लिखो, नीचे लिखो। A cooling tube is shown in above figure. A cooling tube is shown in above figure. Shown in above figure. Full stop. The tube is exhausted. The tube is exhausted. The tube is exhausted to the best possible vacuum. To the best possible vacuum. To the best possible vacuum. Of the order of 10 to the power minus 5 mm of mercury. Of the order of 10 to the power minus 5 mm of mercury. Full stop. लिखेंगे the cathode consists of a tungsten filament. The cathode consists of a tungsten filament. The cathode consists of a tungsten filament heated with a low tension battery. Heated with a low tension battery. Heated with a low tension battery. Full stop. Full stop. Thermoionic electrons emitted. Thermoionic electrons emitted by the filament. Thermoionic electrons are emitted by the filament. By the filament are accelerated. Are accelerated towards the target. Towards the target by a high potential difference. By a high potential difference maintained between फिलामेंट को F से लिखेंगे, maintained between F and T, filament and target. ठीक है, देखेंगे the filament is placed inside a metal cup G. The filament is placed inside a metal cup G. Metal cup G to focus the electron onto the target. Full stop. लिखेंगे the target must be cooled. The target must be cooled to remove the heat generated. Cooled to remove the heat generated in it by continuous electron bombardment. By continuous electron bombardment. Continuous electron bombardment. Full stop. The usual method is to mount. The usual method is to mount the usual method is to mount the target. The usual method is to mount the target material
on a hollow copper tube, on a hollow copper tube through which, on a hollow copper tube through which, on a hollow copper tube through which cold water is continuously circulated. Cold water is continuously circulated. फुल स्टॉप लिखेंगे. द टारगेट इज मेड, द टारगेट इज मेड ऑफ मेटल, द टारगेट इज मेड ऑफ मेटल्स, metals like tungsten, like tungsten and molybdenum, and molybdenum, 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 having a high melting point, having a high melting point and a high atomic number. फुल स्टॉप लिखेंगे. हाई एटॉमिक नंबर, फुल स्टॉप लिखेंगे. मेटल्स, इसी में, इसी पैरा में, मेटल्स विथ हाई एटॉमिक नंबर, मेटल्स with high atomic number give more energetic, give more energetic, give more energetic and intense X-ray, and intense X-ray when used as target, when used as target. कोई दिक्कत एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक्सरे प्रोडक्शन में? चलिए नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके. इन द कूलिंग ट्यूब, in the cooling tube the intensity and frequency, in the cooling tube the intensity and frequency of X-rays, of X-rays can be easily controlled, can be easily controlled. पहला नंबर, the intensity of X-rays, the intensity of X-rays depends on, depends on the number of electrons striking the target, the number of electrons striking the target per second, full stop, striking the target per second, full stop. The number of electrons given out, इसी में the number of electrons given out by the filament, give electrons given out by the filament is directly proportional to its temperature, directly proportional to its temperature, which can be adjusted, which can be adjusted by varying the current, which can be adjusted by varying the current in the filament circuit, in the filament circuit, in the filament circuit, full stop. Therefore, therefore the intensity of X-rays, therefore
द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज varies with the filament. Therefore, the intensity of X-rays varies with the filament. Varies with the filament. आप लोग में से भागलपुर या मुंगेर के कौन कौन है पार्ट 2 में? तुम तो है, तुम दोनों है, भागलपुर और मुंगेर का। थोड़ा सा एक बार अभी ऑफिस में मुझे सिलेबस दिखा देना तो, कि और आप लोग का क्या क्या है। चूँकि आप लोग का सिलेबस जो है मॉडर्न फिजिक्स पर तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आप लोग का ठीक है। इसके बाद का तो क्लास आपको या तो फर्स्ट ईयर के साथ करना होगा या तो थर्ड ईयर के साथ करना होगा। यूनिवर्सिटी के बारे में, गांव से हमको क्या मतलब है? मिथिला है, ठीक है। मिथिला वाले का केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको थर्ड ईयर के साथ करना पड़ेगा, और आप लोग को थोड़ा सा इधर उधर रहता है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस। चलिए आगे लिखिए। देखो बाबू, कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे और एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी दोनों ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, इंटेंसिटी किस पर निर्भर करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट यह निर्भर करेगा इस फिलामेंट के टेम्परेचर पर। क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इमिशन उतना ही ज़्यादा होगा, इमिशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, और इसका टेम्परेचर किस पर निर्भर करेगा? तो इसमें फ्लो होने वाले करंट पर। तो आप जितना ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उतना ही हाई इंटेंस्ड एक्सरेज प्रोड्यूस होगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो अब देखो, फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा तेजी से इससे टकराएगा, और उतना ही अधिक फ्रीक्वेंसी का एक्सरे प्रोड्यूस होगा। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? हाँ, ये जो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, इसको कंट्रोल करके, ठीक है। चलिए नीचे लिखिए दूसरा नंबर लिखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इमिटेड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इमिटेड depends, the frequency of X-rays emitted depends on the voltage, depends on the voltage between the cathode, voltage between the cathode and the anode, between the cathode and the anode। लिखेंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अच्छा, इस छोड़ो, इसके बाद बकवास है, एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि एगो इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से मान लेते हैं कि एगो इलेक्ट्रॉन निकला है, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया क्या है वो भी है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पहुँचने के बाद, टारगेट पर पहुँचने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम लगा लीजिए आगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स टारगेट, मूविंग टुवर्ड्स टारगेट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? E इंटू भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होगा ना। और हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोलाइड किया और कोलिजन के बाद जो एनर्जी निकल रहा है वो सारा एनर्जी एक्सरे फोटोन ही है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराएगा तो केवल एक्सरे ही नहीं निकलेगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा। और हीट प्रोड्यूस के लिए हमने यहाँ पर वाटर सप्लाई दे दिया है, ठंडा पानी का सप्लाई दे देंगे, इसको ठंडा कर देगा। ठीक है। सो लिखते हैं मैक्सिमम
एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन। तो एक्सरे फोटॉन का मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है यही सारा का सारा एनर्जी फोटॉन की एनर्जी हो जाए, तो बराबर एच न्यू मैक्स। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इन टू वी बाई एच। कोई दिक्कत? और ये भी किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? अप्लाइड फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो। ठीक है, इसके बाद क्लास जो है वो अगले दिन होगा। आज नेट कनेक्शन वीक है तो क्लास लाइव नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कर दिया गया है ना। देखो अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो नेट अच्छा हुआ तो डाल देंगे, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तब चेक कर लेते हैं, डाल देंगे एप्लीकेशन पर।